नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ये तीसरी प्रैक्टिस क्लास होगी। ये आपके सामने कई सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो कि अप्रोक्सीमेशन वगैरह के होंगे और इसके अलावा नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं अरिथमेटिक पार्ट के हैं, क्योंकि बैंक एग्जाम्स में अरिथमेटिक पार्ट काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए इसे क्वेश्चन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचता है। एक वस्तु पर उसको 20% का लाभ एवं दूसरी वस्तु पर उसको 20% की हानि होती है, तो कुल लेन देन में क्या होता है, लाभ होती है कि हानि होती है, ये हमें बताना है। ओके, आप लोग एक काम करिएगा, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करिएगा और जो करना हो तो फिर आप देखिएगा सोल्यूशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आपको कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12 रुपये बेच रहा है। मतलब कि दो वस्तुएं हैं और दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो है 12 रुपये। एसपी है दोनों का 12 रुपये, मतलब पर वस्तु दोनों का सेम है विक्रय मूल्य यहाँ पर 12 रुपये। तो एक वस्तु पर उसको 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों बराबर हो तो हमेशा हानि होती है। और कितनी हानि होती है, कितनी हानि होती है, जितना भी हानि या लाभ हो रहा है उसका स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर बटे 100, यानी ये बनेगा 400 बटे 100, यानी 4% की हानि आपको आ गई यहाँ से। कभी भी जो अगर विक्रय मूल्य बराबर हो और हानि और लाभ का जो परसेंटेज है वो बराबर हो तो हमेशा हानि होती है। कितनी होती है, जितना भी दिया है उसका स्क्वायर बटे 100, यानी हमारे पास यहाँ से आ गया 4% हानि हो रही है। हमें बताना है कि कितने रुपए कुल लेन देन जो हो रहा है, सारे टोटल लेन देन में कितना लाभ या हानि होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास एक वस्तु का एसपी है 12 रुपये, तो दो वस्तु का हो जाएगा एसपी 24 रुपये और हानि हो रही है 4% की। ठीक, तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा। जो अगर हम सीपी निकालेंगे तभी हम बता सकते हैं कि कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रही है। तो सीपी कैसे निकालेंगे, 24 बटा 96/100, इससे जितने प्रतिशत की हानि होती है उसमें 100 माइनस डिवाइड कर देते हैं और ऊपर 100 गुणा कर देते हैं, तो हमारी सीपी हमारा आ जाता है। ओके, ये सीपी होगा। तो कितना आएगा देखिए, और 4 से इसको आप काट दो, आप 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, 4 बार आएगा 96 में भाग 24 से, और 100 को 4 से काट दो 25 बार, यानी सीपी आपका आ जाएगा 25 रुपये। 25 रुपये आपका सीपी आ गया और एसपी आपका है 24 रुपये। कुल लेन देन की बात कर रहा है, इसलिए हमें पूरे वस्तु को मिला करके देखना पड़ेगा, इन दोनों वस्तुओं को मिला करके। तो दोनों वस्तुओं को मिला करके जो एसपी है 24 रुपये है और सीपी है 25 रुपये। जो अगर सीपी बड़ा है एसपी से, मतलब क्या होगा, हानि होगी। कितना हानि होगी, 1 रुपये का डिफरेंस, यानी 1 रुपये की हानि। और हानि तो हो रही है, हमें यहाँ से ही पता चल गया था, लेकिन चूंकि हमारे पास 4% हानि पता थी और हमें विक्रय मूल्य भी पता था 24 रुपये कुल, लेकिन हम वहाँ से डायरेक्ट नहीं बता सकते थे कि हानि 1 रुपये की होगी। हमें हानि बताने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। बिना सीपी के हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो हानि या लाभ प्रतिशत की जो गणना होती है किस पर होती है, वो क्रय मूल्य पर होती है। इसी वजह से हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तभी हम हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पता हो तो हम हानि या लाभ बता पाएंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 रुपये की हानि। कभी भी आप ये मत सोच लेना कि लाभ भी बराबर हो रहा, हानि भी बराबर हो रही है, तो न लाभ या न हानि, ये आंसर मत कर देना क्वेश्चन को ऐसे ही देख करके बिना सॉल्व किए। ओके, तो यहाँ पर 1 रुपये की हानि होगी। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या बोला कि एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12,000 रुपये, अंकित मूल्य 12,000 रुपये पर 25% का बट्टा दिया, है ना। अंकित मूल्य है वस्तु का 12,000 रुपये और उस पर 25% का बट्टा दिया जा रहा है। ओके, एवं उसे 10% की हानि हुई, और इस कंडीशन में उसे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत बट्टा देना चाहिए ताकि उस वस्तु को बेचने पर 440 रुपये का लाभ हो, है ना। यही क्वेश्चन क्या बोला है कि 12,000 रुपये उसका अंकित मूल्य है, उस पर वह 25% का बट्टा देता है, यानी 25% इसमें कमी आ जाएगी। 25% की कमी मतलब एक 25% मानो तो 1/4, यानी कितनी कमी हो जाएगी, 3/4, यानी 12,000 का 3/4, 4 3 12, 9,000 हो जाएगा आपका एसपी। ओके, एक क्या 3/4 क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। इसकी वीडियो डाली हुई है मेरे
चैनल पे, तो उसको आप लोग देख लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। आप 12,000 में इससे इंटू कर दी तो आपका एसपी आ गया डायरेक्ट। ओके, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज किया जाता है। अब इतना आ गया आपके पास, आपका एसपी आ गया 9,000। अब क्या बोला आगे कि 10% की हानि हुई है। इस कंडीशन में हानि हुई 10% की। अगर 9,000 में 10% की हानि हुई है तो हम सीपी कैसे निकाल सकते हैं? 10% की हानि हो रही है यहाँ पर, तो हमको सीपी निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? 9,000 बटा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10% का मान होता है 1/10, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन जाएगा 9/10, यानी इसमें 9/10 से डिवाइड कर देंगे 9/10, ये बन जाएगा। ओके, ठीक, कितना बन जाएगा? 9 कम 9 1,000, यानी आपका सीपी आ जाएगा यहाँ से 10,000। ये आपका आ गया सीपी 10,000 रुपये। अब क्या बोल रहा है कि उस वस्तु को बेचने पर 440 रुपये का लाभ हो तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का बट्टा देना चाहिए। यानी 440 रुपये का लाभ हो तो बट्टा कितना होगा ये बताना है हमें। हमारे पास आ गया 10,000 रुपये, सीपी आ गया, ये सीपी होगा हमारा, और दे रहा है कि 440 रुपये का लाभ। 440 रुपये का क्या है? लाभ है, लाभ है। तो हमारे यहाँ से एसपी आ जाएगा 1440 रुपये। ओके, इतना हमारा आ गया एसपी, 1440 रुपये हमारा एसपी आ गया। अब हमें एसपी पता है और अंकित मूल्य पता है, तो हमें बताना कितना प्रतिशत बट्टा होगा इसमें। तो बट्टा क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य गुणे 100। तो 12,000 माइनस 1440 कितना हो जाएगा? 0। 1440 नहीं बनेगा, ये 1,440 बनेगा, ये 1,440, सॉरी 10,440, 10,000 है नहीं, 10,000 फिर 440 मिनट करोगे ना बनेगा 10,440 रुपये बनेगा। ओके, एसपी तो इसमें घटा लो आप, तो 0 में 0, 440 में 60 जोड़ोगे तो बनेगा 500, और 1500 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 1200, नहीं 1560 आएगा यहाँ से। और बटे करना है आपको 12,000, चूँकि अंकित मूल्य है 12,000 हमारा, और गुणे 100 कर दो, तो 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से, और 12 से डिवाइड कर दो, 12 कम 12, 3 15, ये 6 है यहाँ, 12 3 36, ये 13% का आपको बट्टा प्राप्त होगा इस कंडीशन में, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्या करना था? पहले आपको सीपी निकालना था इस क्वेश्चन में, और अगर आपका सीपी आ गया और उसके बाद दे रखा है लाभ 440 रुपये का, तो आपका एसपी आ जाएगा, और एसपी पता है आपको, अंकित मूल्य पता है, तो आप बट्टा वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी 13%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये, जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बैंक एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, क्या बोला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% लोग मतदान नहीं देते हैं और 10% मत अवैध घोषित किए गए, तथा विजेता वैध मत का 60% प्राप्त कर 5,760 मतों से जीतता है, तो मतदाता सूची की संख्या बतानी है। ओके, देखिए कैसे करते हैं इसमें। हम मान लेते हैं कुल जो मत हैं, कुल मत इन जितने मतदाताओं की मतदाता सूची में नाम है वही कुल मत होगा। ओके, तो वो कितना है? 100% है। अब क्या बोल रहा कि 20% लोग, ये यहाँ पर 20 होगा, ठीक ना, 20% लोग मतदान नहीं कर देते हैं, तो इसमें से 20% पहले ही आप बाहर कर दो, कितना बचा? अब 80% बचे जो लोग की मतदान देंगे, ये लोग नहीं दे रहे हैं मतदान, यानी ये बाहर हो गए हैं। ठीक, अब 80% लोग बचे हैं जो कि मतदान देंगे, इसमें से क्या हो रहा है? 10% मत अवैध घोषित हो गया। अब इसका भी आप 10% निकाल दो जो कि अवैध घोषित हो गया। 10%, 80 का 10% निकालोगे, 100 का नहीं निकालना है, 80% है इसका, इस 80 का 10% मत अवैध घोषित हुआ है, मतलब 80 का 10% कितना होगा? 8 होगा। 80 का 10% कितना होगा? 8 होगा। अब इसमें से 8 निकाल दिए तो कितना वैध मत बचा? 72% वैध मत बचा। 80 में 8 करा दो 72, अब 72% जो है तो वैध मत बचा है। अब क्या बोला कि जो विजेता है उसको वैध मत का 60% प्राप्त हुआ और वह 5,760 मतों से जीत गया। अब वैध मत हमारे पास 72, अब इसका 60% कितना होगा? गुणे 60/100, यानी 1 0 2 3 6 2 5 10, यानी कितना बनेगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21 बटे 5, यानी 5 चौक 20, 1 21, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 43.2% क्या होगा? विजेता को मिलने वाला मत होगा। इतना मत मिला है विजेता को।
72% का 60% निकालना था तो कितना आ गया हमारे पास 43.2 आ गया। अब विजेता को मिला है इतना, तो जो उप विजेता होगा उसको कितना मिलेगा 72 टोटल 22 मत थे, इसी में से जितना इसको मिला उसको घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वही होगा जो उप विजेता है उसको। तो घटा दो आप, 10 में 2 गए 8, अभी बचा 1, 11 में 3 गए 8, ये 6 बचेगा, 6 में 4 गए 2, 28.8% मिले, बस इतना मत मिलेगा जो उप विजेता होगा उसको। अब बोला कि जो जीत रहा है उसको 5760 मत मिल रहे हैं, जो मेरा जीत का अंतर बता रहा है 5760 है, इतनी मतों से जीतता है वो। देखो क्या अंतर है इन दोनों में, जो अंतर होगा वही तो होगा 5760 इन्हीं मतों का अंतर होगा। इसका अंतर निकालो आप, 12 में 8 गए 4, ये बचा 2, 12 में 8 गए फिर 4 और 3 में 2 गए 1, 14.4% का मत आ जाएगा आपको 5760। और हमें बताना है कुल मत, यानी 100% का मान बताना है। जो मतदाता सूची की संख्या है क्या होगी, कुल मतों की संख्या के बराबर होगी। तो क्या करें, हमें 100% का मान बताना है यहाँ से 100% का मान, तो 5760 बटे 14.4 गुणे 100, ये हमें निकालना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 दशमलव हटा दो, 1 जीरो यहाँ पर चला जाएगा। अब देखो आप इसको आप 12 से काटो, 12 से 12 बार जाएगा 144 में, इसको काटो आप 12 5 60, 12 चौक 48, 48 2 50 7 5 2 7, 48 2 50 7 ये है, 7 2 9 बन जाएगा, 6 आएगा नीचे तो 12 8 96 और ये 0 है 1। अब 48 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 40 बना ये टोटल आ गया 40 गुणे 1000 यानी 40,000, यानी 40,000 जो मतदाता सूची की संख्या होगी 40,000 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो ऐसे करना आपको, पहले आप कुल मत मान लेना 100 और उसके बाद जितना भी अवैध करे या जो लोग मत नहीं दे रहे हैं उनको आप बाहर करते जाओ, और उसके बाद फिर जितना बचा उसका विजेता का जो मत मिला है जितने प्रतिशत उसका निकालो मान आप, और फिर से घटा दोगे तो आपको उप विजेता का मान आ जाएगा। और इन दोनों के बीच जो अंतर होगा वही जीत का अंतर होगा, उसकी वैल्यू आपको पता होगी, तो फिर आप कुल मत कितने होंगे 100% होंगे तो उसका मान आप निकालोगे। बहुत ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जब बैंक एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर जो अरिथमेटिक वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कम अटेम्प्ट करते हैं, जबकि ये क्वेश्चंस उतने कठिन नहीं होते हैं, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। जो अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो इन क्वेश्चंस को हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 558 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 504 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का दुगुना है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अभी दिखने में तो लग रहा हो थोड़ा सा कठिन है ये, मतलब ऐसे लगेगा मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला कि किसी वस्तु को 558 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत, मान लेते हैं एक्स है, जब 558 रुपये में बेच रहा तो आपको सब लिखना नहीं पड़ेगा, बस मुझे समझाने इसलिए लिख रहा हूँ। और उसके बाद कह रहा बोलो 504 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का दुगुना है, यानी जब 504 में बेचे तो जितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा उसका दुगुना है ये वाला। तो इसको आप एक्स मत मानो, इसको आप एक्स मानो तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, ये दोनों विक्रय मूल्य हैं। क्या होता है कि जो विक्रय मूल्य का अंतर होता है ये इनके लाभ प्रतिशत के अंतर के बराबर होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा पढ़ाया हुआ है, तो उसकी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जाके देख लेना। ठीक है ना, ये क्यों ऐसा होता है सारे क्वेश्चन वहाँ पर बताए गए हैं। तो जो लाभ प्रतिशत का जो अंतर होता है वो विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। तो कितने बराबर हो जाएगा, दोनों का अंतर ले लो 54, यानी लाभ आपका आ गया 54 रुपये। और जो आपका लाभ 54 रुपये आ गया तो ये 504 अगर SP है और x इसका लाभ है तो आपका CP आ जाएगा कितना, 4 में 4 गए 0, 500 में 50 घटा दो 450, यानी 50 में 5 घटाओ 45, यानी 450 रुपये आ जाएगा आपका CP, क्रय मूल्य आ गया। अब क्या बोला है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक हो तो वस्तु का अंकित मूल्य। अब बस इसका 30% ज़्यादा निकाल लो, वही हो जाएगा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 450 का 30% ज़्यादा यानी 130/100, 2 जीरो कैंसिल कर दो, 13 पंचे 65, 6 हासिल, 13 चौक 52 6 58, यानी 585 रुपये आ जाएगा आपका अंकित मूल्य। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यही है 585 रुपये। तो इसमें कहाँ एक भी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ क्वेश्चन देख के या थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देंगे तो फिर इतना सिंपल सा क्वेश्चन छूट जाता है हमारे एग्जाम में, है ना। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं बैंक एग्जाम में, बस वहाँ आपको टाइमिंग का ख्याल रखना होता है, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चंस को कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस मैं पूरा पढ़ा के रखा हूँ,
इस चैनल पे आपको मिल जाएगा दोनों की वीडियो, दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, उसको आप जाके जरूर देख लेना। वहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई गई हैं कैसे आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है। और एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ बता दी गई है, ठीक। और जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो बस। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजा अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है, शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4:3 के अनुपात में निवेश करता है एवं शेष वेतन वह बैंक खाता में जमा करता है। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई राशि एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर 8400 रुपये हो तो राजा का वेतन क्या है? ऑप्शन ए 60,000, ऑप्शन बी है 62,000, ऑप्शन सी है 64,000, ऑप्शन डी है 65,000, ऑप्शन ई है 54,000। देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है और एग्जाम में तो इस तरह क्वेश्चन देख के और भी अंदर से डर फील होता है कि इतने बड़े क्वेश्चन का, इसको ऐसे ही हम लोग स्किप कर देते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, राजा अपने वेतन का, मान लेते उसका वेतन है 100%, 100% नहीं 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। 100 रुपये उसका वेतन, तो उसका 30% क्या कर रहा है वो अपनी माता को देता है। 30% मतलब 100 का 30, जितना दे रहा अपनी माता को दे रहा, ठीक है। शेष कितना बचा? 70 बचा। शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। तो पहले इसका 40% निकालो शेष वेतन का, तो जो 70 है इसका 40% कितना होगा? 28 होगा, ठीक। 70 का 40%, इतना तो पता होना चाहिए आपको। नीचे 2 जीरो रहते हैं तो दोनों को कैंसिल करो, 7 चौक 28 बनेगा। अब शेष क्या बचा हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आ जाएगा इतने में ही। अब क्या बोलो, जो 40% भाग है यानी जो 28 है, इसका क्या कर रहा है? बीमा योजना एवं भविष्य निधि में निवेश कर रहा है, वो भी 4:3 के अनुपात में। तो इसका 4:3 के अनुपात में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो इधर 4 और इधर 3 के निकालेंगे, 4 3 7 होगा, 7 से 28 भाग करो 4 बार जाएगा, ये 4 बचा, 4 चौक 16 और ये 4 3 12, ठीक। ये जो 16 है ये क्या है? बीमा योजना में है, और जो 12 है वो भविष्य निधि में। तो हमको जरूरत पड़ेगी भविष्य निधि वाले की, भविष्य निधि में 12। अब देखिए इसके बाद क्या बोला कि यदि अनुपात में निवेश करता है हम शेष वेतन वह बैंक खाता में जमा कर देता है, तो कोई मतलब नहीं हमें उसका। यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई राशि यानी 30, ओके, दी गई राशि एवं बीमा योजना में निवेशित धनराशि का अंतर, बीमा योजना किसमें बोला है? बीमा योजना में, यानी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बीमा योजना में, यानी इसका और इसका अंतर दे रखा है कितना? 8400 रुपये, यानी 30 - 16 यानी कितना होगा? 14। 14 का मान कितना है? 8400 है। तो हमें कितना, किसका मान बताना है? 100 का मान बताना है, क्योंकि यही तो पूछा है कि राजा का वेतन क्या है, तो राजा का वेतन कितना होगा? 100 मान के रखा है हमने। तो 14 का मान पता है, 100 का मान बताना है, यानी 14 × 84 600, एक का मान आ गया 600, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 2 जीरो बढ़ा दो 600 में, यानी 60,000। उसका वेतन कितना था? ऑप्शन है 60,000 रुपये। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखना कि जहाँ मतलब क्वेश्चन एक बार आप पूरा पढ़ लिया करो, ऐसे क्वेश्चन जब बड़ी क्वेश्चन आए तो आप कम से कम इतना देख लो कि पूछा क्या है। इससे क्या हो कि आपको ये शेष वेतन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर भी इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं उससे मतलब नहीं होगा। हमें माता जो उसके जो माता का भाग है जितना पार्ट उसको मिला, और बीमा योजना में जितना पार्ट लगाया उतना पता हो, तो बस उसी का अंतर हमें दे रखा है, तो उसके बाद हम मान निकाल सकते हैं पूरा, उसका वेतन पूरा आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। सिंपल से क्वेश्चन थे, दिखने में तो क्वेश्चन बड़े कठिन है, जो अगर आप खुद से ट्राई किए होंगे फर्स्ट टाइम तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप फंसे होंगे, जो अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो, और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो कर लेंगे आसानी से। और इतने सारे क्वेश्चन हो गए, आप लोग जो लोग भी पूरा वीडियो देख रहे हो, अभी तक देखे हो वीडियो, तो वो लोग इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और उनको बताओ कि यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। और ये जेन्युइन क्लासेस में कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ कोई नहीं बताई जा रही है जो कि आपके काम ना आए, सारी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं। और किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो जो बैंक की तैयारी करवा रहे हो, यही चीज़ें बताएगा। अब कुछ लोग ज़्यादा पढ़ाते रहते हैं पर उतना ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है एग्जाम में। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 8 4 6 14 44, और अगली सीरीज हमें बतानी है। इसको आप एक बार खुद से ट्राई करना, काफ़ी अच्छी सीरीज है। ऑप्शन दे देता हूँ इसमें आपको। ऑप्शन ए है 208, ऑप्शन बी है 192,
ऑप्शन सी है 188, ऑप्शन डी है 218, ऑप्शन ई है 212। देखिए कैसे करते हैं इसको। इस सीरीज को देखने के बाद हमारे दिमाग में सबसे पहले तो ये आता है कि यहाँ पर 8 से आधा हो रहा है 4, फिर 1 गुना करेंगे तो कुछ ऐड होगा, फिर 2 गुना करेंगे कुछ ऐड होगा, इस तरीके से कुछ। तो देखते हैं ऐसा काम बन जाए तो ठीक है। इससे मतलब आधा करें यानी 0.5 से इंटू करें तो बनेगा 4, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इंटू 1 करें प्लस 2 कर दें, ठीक है, बन रहा। उसके बाद इंटू 2 कर दें, फिर प्लस 2 कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, इंटू 3 कर दें, 4 3 42 प्लस 2 कर दें तो आ जाएगा। इधर यहाँ से तो यहाँ तक तो ठीक है, सब काम सही चल रहा है। बट ये जो पहला वाला है ये सही नहीं है। इसमें इसका आधा करने के बाद हम इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ रहा, 0, तो पर में सब में 2 2 जोड़ना पड़ रहा है। इस वजह से ये काम नहीं करेगा। अब देखिए, अब 0.5 है, 0.25 से इंटू करिए, 0.25 से इंटू करेंगे जो 8 को यानी 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 में 4 से डिवाइड कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 4 लाने के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी +2 करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद 4 से 6 जाने के लिए आप 0.25 लिए हैं तो इसका डबल करो आप 0.5, तो 0.5 से इंटू करो 4 को, यानी आधा करो, 2 आएगा। फिर इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 प्राप्त करने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी +4। उसके बाद आप 6 से 14 में जाओ तो क्या करना पड़ेगा, 0.25 लिए, फिर 0.5 लिए तो अब 1 लो, इंटू 1 करो, ठीक। तो 6 कम 6 प्लस 8 ऐड करोगे तो 14 आएगा, प्लस का 8। देखो कुछ बन रहा है यहाँ पर, डबल हो रहे हैं ये वाले, और ये वाला 2 4 8 ये भी डबल हो रहा है। अब देखिए अगला देखते हैं, 14 का गुणा करते हैं 2 से, 1 के बाद 2 आएगा तो 28 बनेगा। 28 और 44 का अंतर ले लो, कितना है, 14 में 8 गए 6, 3 2 गए 1, यानी 16 ऐड करना पड़ेगा इसमें। मतलब ये सीरीज हमारी सही बन रही है। 2 4 8 16 इधर भी डबल हो रहा है और इधर भी डबल हो रहा है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, 44 का डबल कर देंगे। यहीं यहाँ 2 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब नहीं, 0.25 फिर डबल किए, फिर डबल किए, फिर डबल किए, यानी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 44 को 4 से गुणा करो आप, और फिर 16 का डबल यानी 32 ऐड कर दो, तो आपका आंसर होगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी सीरीज थी, जो अगर आप इसको खुद से किए होते तो ये चीज़ क्लिक करना दिमाग में इतना आसान नहीं था। 4 से 16, 4 से 16 17 76 प्लस 32 कितना बन जाएगा, 6 2 8 7 3 10 1 1 2, ठीक, 208 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की सीरीज भी आती हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर इस तरीके से ना मिले आपको तो फिर आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक इक्वेशन दे रखी है आपको। पहला है 2x² प्लस 3x प्लस 3x माइनस 324 यानी 324, 2x² प्लस 3x माइनस 324 बराबर 0। और दूसरी है 3y² माइनस 20y प्लस का 32 इक्वल टू 0। और ऑप्शन इसमें आपको पता ही होगा ऑप्शन क्या होते हैं। एक होता है कि x ग्रेटर देन y, एक होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू y, एक होता है x लेस देन y, एक होता है x लेस देन इक्वल टू y, और एक होता है x इक्वल टू y और कोई संबंध नहीं, है ना, नो रिलेशन, है ना। यही ऑप्शन होते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमेशा से यही 5 ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो देखिए पहले एक बार हम लोग साइन चेक करें तो यहाँ माइनस साइन है, यानी इसमें से एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, मतलब कि दोनों साइन माइनस प्लस दोनों साइन प्लस होंगे। तो ये तो जो अगर इसमें भी एक प्लस एक माइनस होता तब तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर ये एक प्लस एक माइनस है, जो अगर ये वाले बड़े हुए तो इस प्लस से भी बड़े हो सकते हैं, माइनस से तो बड़े होंगे ही, लेकिन अगर ये वाला प्लस बड़ा आ गया इनसे तब तो फिर कोई रिलेशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई प्लस तो इस माइनस मतलब सारे प्लस तो बड़े ही होंगे माइनस से, ओके। तो इस वजह से हमको इसमें पूरा निकालना पड़ेगा, इसके पूरे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो क्या पहला वाला में फैक्टर निकालते के आपको तरीका सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 324 है, इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा, 2 गुणे 324। तो आप क्या करो 324 का आप गुणनखंड निकाल लो, कितना बन जाएगा ये 2 गुणे
और 4 से पहले करो तो 4 गुणे 4 8 32, 4 एकम 4 81 आया। तो 2 गुणे 4 गुणे 81 को बनाओ 3 गुणे 3 3 दिखाई ना हो 3 27 3 81, इतना बनेगा। आपको क्या चाहिए कि गुणा करने पर माइनस का ये पूरा गुणा करना है इनको, मतलब पूरा आएगा ये 324 गुणे 2 आएगा माइनस का, ठीक। और ऐड करने पर प्लस का 3 आना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए। देखते हैं 3 तिकाई 9 चौक 36, 3 तिकाई 9 दूनी 18 लेते हैं तो कितना आएगा, नहीं बनेगा। यानी 3 तिकाई 9 चौक 3 तिकाई 9 3 27 लेते हैं एक में 3 चौक 12 दूनी 24 बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, 27 में 24 घटाएंगे प्लस का 3 आएगा। और इंटू तो सभी का हो ही रहा, तो इंटू तो आएगा ही कंफर्म। तो मतलब 27 प्लस में लेना पड़ेगा और माइनस 24 को माइनस में लेना पड़ेगा। लेकिन जो अगर ये उस पार जाएगा जब हम उसका गुणनखंड निकालेंगे, यानी क्या बनेगा, x प्लस 27 बनेगा इंटू एक्स माइनस 24, तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 27, और जो यहाँ पर होता है वो अपान में आता है बटा 2, और ये बनेगा 24 बटा 2, यानी एक बन जाएगा 12 और एक बन जाएगा माइनस का, कुछ भी रहे क्या करना है, कम ही होगा प्लस वालों से। तो अब इस वाले कैसे निकाल लेते, 3 गुणे 32 है, इन 3 गुणे 4 गुणे 8, 3 चौक 12 और 8, दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, 12 8 20 होता है, और इंटू तो आ ही जाएगा। तो मतलब दोनों माइनस में लेना पड़ रहा, मतलब कि क्या आएगा, ये प्लस में आएंगे। तो 12/3 और 8/3, ये कितना होगा 4 बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 4 आ रहा है, ये 8/3 आ रहा है, ठीक। तो ये 12 जो होगा ये इन दोनों से बड़ा होगा, और जो ये दोनों प्लस वाले हैं इनके माइनस से भी बड़े ही होंगे। जो ये प्लस वाले हैं इनके माइनस से बड़ा होगा, और जो 12 है ये प्लस वालों से बड़ा है, मतलब एक बार ये बड़ा है एक बार ये बड़ा है, मतलब इनमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ई जो होता है कि कोई रिलेशन नहीं, वही वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक और देखते हैं, तो जो यहाँ पर गुणनखंड करने के जो तरीका बताया हूँ इसको आप ध्यान रखना। जो कभी भी डिफ़िकल्ट नंबर्स आते तो इसके द्वारा आप आसानी से फाइंड कर सकते हो गुणनखंड, ठीक है। अगला क्या हमारे पास, पहले ही क्वेश्चन दे रखी है 4x माइनस 31 रूट x प्लस 60 इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन है 5y माइनस 46 रूट y प्लस 105 0। देखिए इसमें भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर x है यहाँ पर रूट x है, मतलब जो अगर x स्क्वायर हो तो फिर x आता है, तो x है तो रूट x वही है। जब यहाँ पर जब आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर रूट x की वैल्यू आएगी। गुणनखंड करने के बाद जब आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, रूट x की वैल्यू आएगी। चलिए निकालते हैं। पहले 4 गुणे 60 है, 4 गुणे 60, 60 को क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 4 लिख सकते हैं, 15 चौको 60 होता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, ये दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। 4 चौक 16 और ये 15, दोनों को माइनस में ले लो, 16 15 क्या होगा माइनस 31 होगा। यानी पहला से हमारा जो गुणनखंड आ जाएगा क्या आ जाएगा, 16/4 और 15/4 आ जाएगा। क्योंकि माइनस लेना पड़ रहा है इसलिए जब गुणनखंड बनेगा उस पर जाएगा, तो 0 को उस पर जाना पड़ता है गुणनखंड के लिए, तो ये क्या होंगे प्लस में बन जाएंगे। और जो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर की जो पहले जो वैल्यू होती है वो डिवाइड हो जाती है, यहाँ पर एक्स के पहले जो वैल्यू होगी वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और अगला देखते हैं 5 गुणे 15 7 105 होता है, 15 गुणे 7 यहाँ पर चाहिए 46, तो 7 पाना 35 नहीं 35, 15 को भी गुणनखंड निकालो, 3 गुणे 15 होता है, तो 5 25 7 21, 21 और 25 जोड़ो 46 आ जाएगा। तो यानी और इसमें भी दोनों माइनस में लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस 46 है, और उस पर जाएंगे तो प्लस बन जाएंगे 25/5 एंड ये बनेगा 21/5। देखो 4 से 4 बार जाएगा 16, और ये 5 से 5 बार जाएगा, और ये कितना बनेगा 4 3 12 3 15 4 7 28 3.7 समथिंग, ये बनेगा 5 चौक 20 5 2 10 4.2, ये 5 है ये 4.2 है। देखिए ये 5 तो इन दोनों से बड़ा होगा, 4 से भी 3.7 से भी, और जो 4.2 होगा ये 4 से भी बड़ा होगा 3.7 से बड़ा होगा, मतलब जो बाई है वो बड़ा आ रहा है हर केस में x से। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला है बाई ग्रेटर देन x, यानी x लेस देन बाई। ओके, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16.99 अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है ये। 16.992 का स्क्वायर प्लस 21.012 का स्क्वायर प्लस √2915.83 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, यानी जो भी इधर से आप सॉल्व प्लस करने का जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट पे लेना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ये गलती कर देते हैं कि अगर इधर स्क्वायर दे रखा है फिर भी हम उसका यही आंसर निकाल के, और ऑप्शन में इसका आंसर रखा भी होता है बिना स्क्वायर रूट लिए, और हम लोग उसको जल्दी जल्दी में टिक करके चले जाते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। इसलिए हमें से ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है। इसमें ऑप्शन ए है, पहले खुद से आप ट्राई कर लेना एक बार, 26, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 23, ऑप्शन ई है 38। ठीक, चलिए देखते कैसे करेंगे। 16.992, तो क्या करें इसको आप 17 बना लो, 17 का स्क्वायर, इसको आप लगभग 21 मान सकते हो, 21 स्क्वायर, और ये इसको आप 2915.8 लिखा है तो इसको 2916 लिख के रूट इससे निकाल दो ना। तो स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना 289 होगा, प्लस 21 स्क्वायर कितना होता है 441, ये आपको याद होना चाहिए, और इसके बाद प्लस 2916। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका भी बताया गया है, आप उसको सीख लेना जा करके। देखिए पहले 16 जो है इसका देखते हैं कितने कितने स्क्वायर हो सकता है। 4 के स्क्वायर में 16 होता है, इकाई में 6 आता है, और 6 में भी 6 आता है। ठीक, तो 4 या 6 में से इसका एक इकाई बनेगा। अब जो 29 है ये कितने के स्क्वायर के बीच होगा, 4 जब 16 और 5 25, ये 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के मतलब बीच में होगा 29। अब उसके बाद 4 और 5 गुणा करते कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक, 4 पंचे 20 होता है, और यहाँ पर क्या है 29 है, यहाँ पर 4 और 5 के बीच नहीं आएगा, ये 5 और 6 के बीच में आएगा, 25 25 होगा, 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में होगा, क्योंकि 25 25 6 36, 25 और 36 के बीच में होगा 29। ठीक, तो आप देखते हैं कि अब अभी 4 और 6, देखिए अभी तो हमें पता चलेगा कि हमें 5 को ही लेना है, हमेशा छोटी वाली वैल्यू लेना है, 6 से क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। अब 4 को लेना है, 6 को लेना है, कैसे डिसाइड करते हैं, 5 और 6 गुणा करो कितना आएगा, 30 आएगा, और 30 जो 29 है वो क्या है 30 से छोटा है, इस वजह से हमें छोटी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब बन जाएगा 54। अब इन सबको आप ऐड कर लो, 4 1 5 9 14, 4 हासिल 1, 5 1 6, 4 10 18 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 784। 784 किसका होगा, ये बनेगा 21 का होता है 443, निकाल लेते हैं 2 और 8, 78 किस किसके बच्चे 9 9 81 होता है, 8 8 64 होता है, 8 और 9 के बीच में होगा, और 9 8 72 यानी बड़ा वाला होगा, यानी 88। ओके, तो 88 का आएगा, नहीं 88 का बहुत ज़्यादा बन जाएगा, नहीं आएगा 88 का, कैसे हो रहा है ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, ओह सॉरी, क्या होता है कि 2 अंक इधर से लेते हैं, लेफ्ट साइड से 2 को बनाते हैं, तो इसमें तो 2 आएगा और कितना आएगा 8, 2 में से इसमें दोनों में से कोई एक होगा इकाई। अब बचा 7, 7 किस किसके बीच में होगा, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में होगा, 2 3 6। ठीक, और ये ज़्यादा है 7 है, इस वजह से किसको लेना पड़ेगा, बड़े वाले को लेना पड़ेगा, 28 बन जाएगा, 28 इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना इसका आपको सीखना पड़ेगा, ओके, आता भी होगा यहाँ 28 को, इसे याद होना चाहिए 28 तक का, पर मुझे भी नहीं आता है यहाँ पर, तो ये मिस्टेक है, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है वहाँ बैंक एग्जाम में, तो ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक का स्क्वायर। ओके, ये 28 का स्क्वायर होता है 784, यहाँ से आंसर जाएगा आपका 784। और निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको जैसे 784 को आपको लेफ्ट साइड से 2 का जोड़ा बनाना पड़ता है, फिर जो बचे इसमें से इकाई का देखना पड़ता है, बस 4 का इकाई, 2 की इकाई में आएगा 4, और 8 की इकाई में भी 64 होता है, 4 आएगा स्क्वायर करने पर। अब ऐसा 7 इसको देखना पड़ता है किन किन के स्क्वायर के बीच में है, तो ये 2 की स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, और 3 के स्क्वायर इन 9, इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ से आप छोटा वाला ले लेते हैं, तो 4 हो जाएगा 4। अब यहाँ 2 के साथ बनाएंगे 8 के साथ, सॉरी 4 क्यों ले लिया मैं, 2 लेना है, तो 2 के साथ बनाइए 8 के साथ बनाइए, ये देखना होता है। तो अब इन दोनों को गुणा करो आप, 2 3 6, 6 जो है जो संख्या है उससे बड़ा है छोटा देखना पड़ेगा,
तो अगर छोटा है तो बड़ा वाला ले लो यहाँ से, यानी संख्या अगर ये बड़ी है तो बड़ी वाली चीज़ ले लो, 28 इसका आंसर हो जाता है। ठीक, इस तरीके से करते हैं। आप लोग देख लेना, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका, स्क्वायर का भी और क्यूब रूट क्यूब का भी सब बताया गया है इसमें। काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, 2-3 तरीके की ट्रिक्स होती हैं इसमें, तो आपको जो भी अच्छी लगे आप कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से पहले ट्राई करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप खुद से बना लेना तो समझ लेना कि आपसे बैंक में जितने भी नंबर सीरीज क्वेश्चन आएगा सब बन जाएंगे, सब बन जाएंगे आपसे अगर इसको आप कर लोगे तो। क्वेश्चन क्या है, 120, 178, 238, 304, 382, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 480, ऑप्शन सी है 420, ऑप्शन डी है 520, ऑप्शन ई है 640। ठीक, खुद से पहले आप इसको ट्राई करने का प्रयास करना, ओके। और देखते हैं फिर कैसे करें इसको। देखिए जो वैल्यूज हैं ज़्यादा दूर है नहीं, मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का तो कोई फैक्टर नहीं समझ में आ रहा, मतलब आप डिफरेंस देखो दोनों के बीच, सबके बीच। इसमें देखो कितना है, 58 का है, इसमें फिर 8 0 13 7 6 60 का है, अगले में 14 में 8 गए 6 और 9 में 3 गए 6, ओके 66 का है। फिर अगला देखते हैं, 12 में 4 गए 8 और ये 7 बजा, 7 में 0 गए 7, यानी 78। कुछ दिख रहा क्या? इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। फिर इनमें कितना का है, 6 का है। फिर इनमें कितने का है, 8 में 6 गए 8, 8 का है। इन 2 6 8 कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ कितना बना है, 1 × 2। अभी तक भी आपको समझ में आया होगा कि इसमें कौन सी सीरीज बन रही है, क्या बन रहा है। और देखिए इसको आप लिख सकते हो 1 × 2, 6 को लिख सकते हो 2 × 3 लिख सकते हो, 6 को 2 × 3। 8 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर हम एक गलती किए हुए हैं, 8 में 6 गए 2, 7 में 6 गए 1, 12 आएगा यहाँ पर। तो भी आप देखो जैसे 6 दूनी 12 यहाँ बना, लेकिन 2 दूनी 4 नहीं बना यहाँ पर, यानी डबल तो नहीं हो रहा है। तो यानी 1 × 2 यहाँ बना 2, 2 3 6 बना। फिर इसको देखो आप 3 × 4 बनेगा, ये 3 चौक 12। अब हमारे पास एक सीरीज समझ में आ रही है कि 1 2 3 इधर बढ़ रहा है, इधर 2 3 4 बढ़ रहा है। मतलब अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 4 × 5 यानी 20। यानी इसमें से आप 20 ऐड कर दो तो वही वाला जो बनेगा आगे 70 20 90 98 यहाँ पर आ जाएगा। और फिर इसमें भी आप जोड़ दो 98 तो वही आंसर हो जाएगा। 8 2 10, 9 8 17 1 18, 3 1 4, 480 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये चीज़ क्लिक करना इतना आसान नहीं था इसमें। ओके, तो आपको जितनी भी आप नंबर सीरीज आप कैसे कर सकते हो, जितनी भी नंबर सीरीज आपको मिले आप सबका पैटर्न करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आप पैटर्न को ध्यान रखो, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता कि हमें तुरंत क्लिक कर जाए। कुछ होती हैं जो क्लिक कर जाती हैं, कुछ होती हैं 1-2 कठिन होती हैं, 5 हमेशा आती हैं बैंक एग्जाम में। तो उसमें 1-2 होती है जो कठिन होती है, उनमें पैटर्न को तुरंत वेरीफाई करना उतना आसान नहीं होता है। तो आप जो अगर कई तरीके के जो अगर करे रहेंगे प्रैक्टिस और सबको लिख करके आप एक जगह रखे रहेंगे, उनको आप देखते रहेंगे बार बार कि इस तरीके के भी नंबर सीरीज बन सकती हैं, तो आप क्या करेंगे, जल्दी इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप उसे भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।